नमस्कार। आज हम एयर फ्रांस की उड़ान 447 के उस दुखद हादसे की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास इस घटना से जुड़े कुछ तथ्य हैं और हम कोशिश करेंगे समझने की कि अटलांटिक महासागर के ऊपर उस रात आखिर हुआ क्या था। ये कहानी है एक बहुत ही आधुनिक विमान की, अनुभवी पायलट्स की और फिर अचानक गायब हो जाने की। जरा सोचिए, कॉकपिट में ये आवाजें, क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। हमारा विमान पर नियंत्रण नहीं रहा। ये 31 मई 2009 की बात है। एयर फ्रांस की एयरबस A330 रियो से पेरिस जा रही थी। विमान बिल्कुल नया था। कैप्टन थे मार्क डुबोइस, काफी अनुभवी, करीब 11,000 घंटे की उड़ान का तजुर्बा। और साथ में 2 फर्स्ट ऑफिसर भी थे, डेविड रॉबर्ट, जिन्हें 6,000 से ज्यादा का अनुभव था, और पियरे सेड्रिक बोनिन, जिनके पास लगभग 3,000 घंटे थे। मतलब क्रू अनुभवी था। शुरू में तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, है ना? उड़ान के शुरुआती घंटे तो बिल्कुल ठीक थे। फिर अटलांटिक के ऊपर विमान एक खास इलाके में पहुंचा, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जिसे ITCZ कहते हैं। ये वो जगह है जहां गरज वाले तूफान बहुत होते हैं और कहते हैं कि यहाँ मौसम रडार पर भी ठीक से दिखता नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये इलाका पायलटों के लिए हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है। तूफान काफी तेज हो सकते हैं और रात में क्या होता है कि बिजली कम चमकने से वो शायद उतने खतरनाक ना लगें जितने असल में होते हैं। क्रू ने कोशिश भी की कि थोड़ा ऊपर उड़ें मौसम से बचने के लिए, पर गर्म हवा थी। गर्म हवा पतली होती है, लिफ्ट कम मिलती है, तो वो चढ़ाई नहीं कर पाए। फिर रात के करीब 2 बजे कप्तान डुबोइस आराम करने चले गए। अब कॉकपिट में दोनों फर्स्ट ऑफिसर थे और तभी विमान बर्फीले क्रिस्टल्स के, मतलब बर्फ के कणों के एक बादल से गुजरा। ये एक छोटा सा पल था, पर यहीं से सब गड़बड़ होनी शुरू हुई। बिल्कुल यहीं से। विमान के बाहर वो जो 3 पिटो ट्यूब्स लगे होते हैं ना, जो हवा का दबाव नापकर एयर स्पीड बताते हैं, बिल्कुल बहुत जरूरी जानकारी देते हैं ये। जी। तो हुआ ये कि वो बर्फीले कणों से जाम हो गए तीनों के तीनों। इसका नतीजा, कॉकपिट में एयर स्पीड एकदम गलत दिखने लगी। स्पीड अचानक गिरी, बहुत ज्यादा, करीब 275 नॉट्स से गिरकर लगभग 139 नॉट्स दिखने लगी। इतनी गलत रीडिंग तो जाहिर है सिस्टम्स पर असर पड़ा होगा। ऑटो पायलट का क्या हुआ? हाँ, फौरन जैसे ही ये गलत एयर स्पीड आई, ऑटो पायलट बंद हो गया, ऑटो थ्रस्ट भी बंद हो गया, जो इंजन की पावर कंट्रोल करता है, और जो विमान का फ्लाइट कंट्रोल लॉ था वो नॉर्मल से ऑल्टरनेट मोड में चला गया। ऑल्टरनेट लॉ? इसका क्या मतलब था उस स्थिति में पायलट के लिए? देखिए, ऑल्टरनेट लॉ का मतलब था कि विमान की कई ऑटोमेटिक सुरक्षा प्रणालियां, जैसे कि स्टॉल से बचाने वाली प्रणाली, स्टॉल प्रोटेक्शन, वो हट गई, वो काम नहीं कर रही थी। अब विमान पूरी तरह पायलट के हाथ में था, मैनुअल कंट्रोल, और वो हर इनपुट पर ज्यादा तेजी से रिएक्ट कर रहा था, खासकर मुड़ने के मामले में। मतलब एक तरह से विमान ज्यादा संवेदनशील हो गया था और गलतियों की गुंजाइश कम हो गई थी। और इसी मुश्किल भ्रम वाली स्थिति में दाहिनी सीट पर जो फर्स्ट ऑफिसर बैठे थे, पियरे सेड्रिक बोनिन, जो उस समय विमान उड़ा रहे थे, उन्होंने विमान की नोज को ऊपर उठाना शुरू कर दिया। हाँ, और ये स्टॉल की स्थिति से निकलने के लिए बिल्कुल उल्टा काम था, एकदम गलत प्रतिक्रिया। असल में विमान स्टॉल हो चुका था, मतलब पंखों से लिफ्ट मिलनी बंद हो गई थी, हवा का प्रवाह टूट गया था। ऐसी हालत में विमान की नोज नीचे करनी होती है ताकि स्पीड बढ़े और लिफ्ट वापस आए। उन्होंने ऊपर किया, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। और स्टॉल की वार्निंग वो तो बज रही होगी ना? लगभग 1 मिनट तक लगातार बजी, ऐसा रिपोर्ट्स में है। हाँ। चेतावनी लगातार बज रही थी, करीब 54 सेकंड तक। लेकिन शायद वो उसे समझ नहीं पाए, या उस ऊंचाई पर रात के अंधेरे में ऑटो पायलट के अचानक बंद होने के शॉक और कंफ्यूजन में वो यकीन ही नहीं कर पाए कि ये सच में स्टॉल है। वो विमान को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहे, पर उनके इनपुट्स भी आपस में टकरा रहे थे। जब कप्तान वापस कॉकपिट में आए भी, तब तक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी, इतना भ्रम था कि वो भी फौरन समझ नहीं पाए कि असल प्रॉब्लम क्या है, कि विमान स्टॉल में है और उसे नीचे ले जाना है। और ये बात तो और भी दुखद है कि शायद कुछ ही देर में वो पिटो ट्यूब साफ हो गए थे और सही स्पीड दिखाने लगे थे। हाँ, जांच में यही सामने आया, शायद बर्फ पिघल गई थी, पिटो ट्यूब्स ठीक से काम करने लगे थे। लेकिन तब तक कॉकपिट में इतना ज्यादा कंफ्यूजन था, इतना तनाव था, कि शायद किसी ने उस सही होती रीडिंग पर ध्यान ही नहीं दिया या भरोसा नहीं किया, और वो लगातार नोज अप इनपुट देते रहे। नतीजा ये हुआ कि विमान अपनी अधिकतम ऊंचाई करीब 38,000 फीट तक चढ़ गया, और फिर वो लगभग 10,000 फीट प्रति मिनट की रफ्तार से नीचे गिरने लगा, बहुत तेजी से।
सिर्फ 3.5 मिनट, 38,000 फीट से सीधे समंदर में। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की आखिरी आवाजें वो वाकई दिल दहला देने वाली हैं। हम क्रैश होने वाले हैं, ये सच नहीं हो सकता। विमान में सवार सभी 228 लोग, उनकी दुखद मृत्यु हो गई। हाँ, और फिर 2 साल लगे। बहुत मुश्किल खोज के बाद समुद्र की गहराइयों से ब्लैक बॉक्स निकाले गए। जो फ्रांस की जांच एजेंसी है BEA, उनकी रिपोर्ट ने यही कहा कि हाँ, शुरुआत पिटो ट्यूब के जमने से हुई, वो ट्रिगर था। लेकिन हादसे का जो मुख्य कारण था वो था पायलटों का उस खास परिस्थिति में, यानी इतनी ऊंचाई पर स्टॉल में विमान को सही ढंग से ना संभाल पाना। ये भी पाया गया कि उनके प्रशिक्षण में इस विशिष्ट परिदृश्य की, मतलब हाई एल्टीट्यूड स्टॉल रिकवरी जब एयर स्पीड भरोसेमंद नहीं हो, उसकी कमी थी। हालांकि उस समय के नियमों के हिसाब से उनकी ट्रेनिंग पूरी थी। इस हादसे ने तो पूरी एविएशन इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया होगा। जांच के बाद क्या कुछ बड़े बदलाव या सिफारिशें की गईं? बिल्कुल, कई अहम सिफारिशें आईं। सबसे पहली तो पायलटों की ट्रेनिंग को लेकर, खासतौर पर बहुत ऊंचाई पर विमान को हाथ से उड़ाने, मैनुअल हैंडलिंग और स्टॉल से निकलने, स्टॉल रिकवरी की बेहतर ट्रेनिंग पर जोर दिया गया। कॉकपिट में इमेज रिकॉर्डर लगाने की भी बात हुई ताकि पता चले कि पायलट देख क्या रहे थे। और एक बहुत महत्वपूर्ण सिफारिश थी एंगल ऑफ अटैक AOA इंडिकेटर लगाने की। यह हर विमान में होना चाहिए। एंगल ऑफ अटैक इंडिकेटर, वो क्या बताता है? AOA इंडिकेटर सीधे सीधे ये बताता है कि हवा के मुकाबले पंख का कोण कितना है। इससे पायलट को एयर स्पीड इंडिकेटर पर निर्भर हुए बिना भी पता चल जाता है कि स्टॉल का खतरा कितना करीब है। ये एक सीधी जानकारी देता है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो ये सिर्फ सेंसर के जमने की कहानी नहीं थी, ये उससे कहीं ज्यादा जटिल मामला था। ये इस बारे में था कि कैसे एक तकनीकी गड़बड़ी ने इंसानी फैसलों पर असर डाला, खासकर इतने तनाव और भ्रम के माहौल में। और शायद ये भी कि हम ऑटोमेशन पर कितना निर्भर हो गए हैं, और जब वो अचानक फेल होता है तो क्या होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये हादसा हमें इसी जटिल रिश्ते पर सोचने को मजबूर करता है, ऑटोमेशन और इंसान के बीच का रिश्ता। तकनीक बहुत मददगार है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जब वो अचानक साथ छोड़ दे, और वो भी उड़ान के ऐसे मुश्किल वक्त में, तो सवाल उठता है कि क्या हमारे पायलट्स ऐसी अप्रत्याशित स्थितियों से निपटने के लिए वाकई पूरी तरह से तैयार हैं? और ट्रेनिंग को कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है ताकि भविष्य में ऐसी दुखद घटनाओं को रोका जा सके? ये सवाल आज भी बहुत अहम है।